जरा सोचिए कि मान लीजिए आपने एक आग जलाई ठीक है। और उस आग से जो बची हुई राख है उसे आपने समेटकर एक नए तरह के चूल्हे में डाल दिया। अच्छा। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि वो राख असल लकड़ी से भी ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक जलने लगे। मतलब ये सुनने में किसी जादू या फिर भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ लगता है ना? बिल्कुल। मतलब ऊर्जा के बारे में हमारी आम धारणा तो यही है कि एक बार ईंधन जल गया तो बस राख या कचरा ही बचता है। सही कहा। लेकिन आज कल्पक्कम में ठीक इसी धारणा को परमाणु स्तर पर चुनौती दी जा रही है, जहां राख को ही एक नए और महाशक्तिशाली ईंधन में बदला जा रहा है। और क्या है ना, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक ऊर्जा की पूरी राजनीति और अर्थशास्त्र को बदल सकती है। हम हमेशा यही मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब कोई तकनीक कचरे को ही खजाने में बदलने लगे तो ऊर्जा संकट की पूरी बहस ही मतलब एक नई दिशा में मुड़ जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का हमारा ये डीप डाइव भारत के भविष्य के ऊर्जा प्लान और कल्पक्कम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जी। हमारे सामने जो रिसर्च आर्टिकल्स और डेटा हैं वो मुख्य रूप से कल्पक्कम क्रिटिकल स्टेप इन 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम नाम के लेख पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे भारत अपने यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलने वाले थोरियम का उपयोग करके एनर्जी इंडिपेंडेंस या ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई जटिल विज्ञान का विषय नहीं है, ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक तरह से अभूतपूर्व मास्टर प्लान है। If we connect this to the bigger picture, तो इस मास्टर प्लान की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 अलग-अलग चरणों या कहें तो स्टेजेस में बांटा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 3 चरणों की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, मतलब किसी भी आम देश की तरह सीधे यूरेनियम खरीदकर एक ही बार में बिजली क्यों नहीं बना ली गई? बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और भौगोलिक मजबूरी रही है। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, ये मजबूरी प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है ना? एकदम सही। देखिए, भारत में कोयले के भंडार तो बहुत हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है प्राकृतिक यूरेनियम। हाँ, प्राकृतिक यूरेनियम, उसके भंडार हमारे पास बहुत ही सीमित हैं। और फिर 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो दुनिया भर के देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। बिल्कुल। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का तो गठन ही इसलिए हुआ था ताकि भारत तक न्यूक्लियर तकनीक और यूरेनियम ना पहुंच सके। सच में वो दौर काफी मुश्किल रहा होगा। विदेशी यूरेनियम मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। हाँ, और अगर मिलता भी था तो वो देश की विदेशी मुद्रा को बहुत तेजी से खत्म कर रहा था। जरा सोचिए, किसी भी युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में अगर बाहर से यूरेनियम आना बंद हो जाए तो देश की पूरी पावर ग्रिड ठप हो सकती है। और इसी अकल्पनीय रिस्क से निपटने के लिए ही भारत के वैज्ञानिकों ने इस स्वदेशी 3 स्टेज प्रोग्राम की नींव रखी। जी, और इसका पहला चरण या कहें स्टेज 1 आज पूरी तरह से लागू हो चुका है। अच्छा। इसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स या PHWR इनका उपयोग किया जाता है। इन रिएक्टर्स की खासियत ये है कि ये प्राकृतिक यूरेनियम से चलते हैं, है ना? मैंने पढ़ा था कि भारी पानी, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल रिएक्टर के अंदर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज के समय में ये रिएक्टर्स भारत के न्यूक्लियर पावर की बैकबोन हैं। अगर मैं इस स्टेज 1 को एक बहुत ही आसान नजरिए से देखूं तो ये एक पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब इसमें हम प्राकृतिक यूरेनियम रूपी लकड़ी डालते हैं, फिर गर्मी पैदा होती है जिससे टरबाइन घूमते हैं, और आखिर में कुछ बचा हुआ रेडियो एक्टिव कचरा या जिसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं वो मिल जाता है। ये लकड़ी के चूल्हे वाला उदाहरण बुनियादी समझ के लिए एकदम ठीक है, लेकिन असलियत में ये प्रक्रिया उस चूल्हे से भी कहीं ज्यादा अक्षम यानी इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब कैसे? देखिए, एक पारंपरिक रिएक्टर असल में डाले गए प्राकृतिक यूरेनियम का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा ही जला पाता है। वेट, सच में सिर्फ 1%? हाँ, ये कल्पना करना दिलचस्प है कि किसी भट्टी में 100 लकड़ियां डाली जाएं
और उसमें से 99 लकड़ियां सिर्फ हल्की सी काली होकर बेकार हो जाएं। बाप रे, ये तो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। बिल्कुल। और यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए ये स्पेंट फ्यूल एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, जिससे वे गहरे गड्ढों में सुरक्षित दफनाने पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। सही कहा। और यहीं पर भारत के इस 3 स्टेज प्रोग्राम की, जिसे कहते हैं असली जीनियस सोच, वो सामने आती है। जो चीज पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक और खर्चीला कचरा है, उसे इस प्रोग्राम में कचरा माना ही नहीं गया है। अरे वाह, तो वो क्या है फिर? वो बची हुई 99% बिना जली हुई सामग्री अगले चरण के लिए सबसे कीमती कच्चा माल बन जाती है। और यहीं से स्टेज 2 की शुरुआत होती है ना? बिल्कुल। और कलपक्कम का नया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR अपनी भूमिका में आता है। इस रिएक्टर का मुख्य काम ही उस कचरे का सही इस्तेमाल करना है। स्रोत में दी गई तकनीकी जानकारी को देखकर मैं सोच रही थी, उसमें कहा गया है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे कई ज़्यादा नया फिसाइल मटेरियल, खासकर प्लूटोनियम ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। जी हाँ। लेकिन यहाँ रुककर मेरा एक बुनियादी सवाल पूछना ज़रूरी है। मतलब, ये दावा तो फिजिक्स के बेसिक नियमों के खिलाफ लगता है। कैसे? अरे, जितना ईंधन कंज्यूम किया, उससे ज्यादा नया ईंधन बना दिया। ये तो किसी मशीन से बिना कुछ दिए खजाना पैदा करने जैसी बात हो गई। एक मशीन अपने ही कचरे से नया ईंधन कैसे ब्रीड कर सकती है? बिना किसी जादुई शक्ति के ये वैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है? What's fascinating here? इसकी ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये सब न्यूट्रॉन्स का खेल है। न्यूट्रॉन्स का? हाँ। इसे समझने के लिए हमें रिएक्टर के अंदर के मैकेनिज्म को समझना होगा। क्या होता है कि जब यूरेनियम का एक परमाणु टूटता है, तो वो न सिर्फ भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है, बल्कि वो अपने अंदर से कुछ छोटे छोटे कण बहुत तेज रफ्तार से बाहर फेंकता है। इन्हीं को न्यूट्रॉन कहते हैं। अच्छा। अब स्टेज 1 के आम रिएक्टर्स में भारी पानी का इस्तेमाल करके इन न्यूट्रॉन्स को धीमा कर दिया जाता है, ताकि वे बस चेन रिएक्शन को चालू रख सकें। तो इसका मतलब है कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें न्यूट्रॉन्स को धीमा नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं। फास्ट ब्रीडर में फास्ट शब्द का मतलब ही यही है कि न्यूट्रॉन्स को उनकी पूरी रफ्तार से भागने दिया जाता है। ओके, समझ रही हूँ। अब याद करें वो 99% बिना जला हुआ कचरा या यूरेनियम 238। हाँ, जो लकड़ी जल नहीं पाई थी। जी, ये यूरेनियम 238 खुद से जलने लायक या फिसाइल नहीं होता, इसे फर्टाइल यानी उपजाऊ कहा जाता है। जब रिएक्टर में प्लूटोनियम जलाया जाता है, तो उससे जो तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उन्हें जानबूझकर उस बेकार यूरेनियम 238 से टकराने दिया जाता है। और जब वे न्यूट्रॉन्स उस यूरेनियम 238 से टकराते हैं, तो क्या होता है? वे न्यूट्रॉन्स उस यूरेनियम 238 के अंदर समा जाते हैं, मतलब उसमें चिपट जाते हैं, और यहीं वो एटॉमिक एल्केमी या कहें परमाणु रूप परिवर्तन होता है। अरे वाह! न्यूट्रॉन को सोखने के बाद वो बेकार यूरेनियम 238 अपनी भौतिक संरचना बदल लेता है और प्लूटोनियम 239 बन जाता है। प्लूटोनियम 239। हाँ, जो कि एक बेहद शक्तिशाली और जलने योग्य ईंधन है। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर कोई नई चीज आसमान से नहीं टपक रही है। बिल्कुल नहीं। रिएक्टर बस उस बिना जले हुए जिद्दी यूरेनियम को एक नए ईंधन में बदल रहा है। मतलब ये मशीन एक ही समय में भट्टी का भी काम कर रही है और एक नए ईंधन के कारखाने का भी है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये ऊर्जा भी दे रही है और अपने ही कचरे को पकाकर नया ईंधन भी बना रही है। और सही मायने में इसे ही एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल कहा जाता है। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। ईंधन जलता है, कचरा निकलता है, उस कचरे को वापस रिप्रोसेस करके रिएक्टर में डाला जाता है और वो कचरा एक नए और बेहतर ईंधन में तब्दील हो जाता है। तो इससे तो वेस्ट की समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। इस साइकिल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अंतिम रूप से जो रेडियोएक्टिव वेस्ट बचता है वो न के बराबर रह जाता है। साथ ही जो यूरेनियम हमारे पास मौजूद है उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग हो पाता है। लेकिन देखिए, कलपक्कम के इस प्रोजेक्ट को कागजों से निकालकर हकीकत की जमीन पर उतारना मुझे नहीं लगता कोई आसान सफर रहा होगा। आसान बिल्कुल भी नहीं। रिसर्च पेपर्स में स्वदेशी फ्यूल फैब्रिकेशन की क्षमताओं को विकसित करने में आई भारी चुनौतियों का जिक्र किया गया है। जी। मतलब, जब कोई तकनीक दुनिया में इतनी नई और जटिल हो तो इसके पुर्जे या उपकरण किसी सुपरमार्केट में तो मिलते नहीं हैं। जी। इन बाधाओं को कैसे पार किया गया? इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है इस FBR का
कूलिंग सिस्टम। अच्छा। जैसा कि हमने चर्चा की, इस रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को तेज रफ्तार में रखना होता है। हाँ, फास्ट न्यूट्रॉन्स। अगर हम इसे ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी न्यूट्रॉन्स को धीमा कर देगा और ब्रीडिंग की पूरी प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो फिर पानी की जगह क्या इस्तेमाल होता है? कलपक्कम के इस FBR में पानी की जगह कूलेंट के तौर पर लिक्विड सोडियम यानी तरल सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हवा के संपर्क में आते ही भयानक रूप से जलने लगता है और पानी के संपर्क में आने पर तो मतलब इसमें विस्फोट हो जाता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। बाप रे। एक ऐसा तरल पदार्थ जो हवा या पानी के जरा से संपर्क से फट जाए, उसे एक धधकती हुई न्यूक्लियर भट्टी के अंदर सुरक्षित रूप से घुमाना, ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। वाकई ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इसके लिए बेहद खास तरह के पंप्स, वॉल्व्स और पाइपिंग सिस्टम की जरूरत होती है। और मजेदार बात यह है कि किसी भी विदेशी ताकत ने यह तकनीक भारत को नहीं दी। मतलब सब कुछ खुद बनाना पड़ा। हाँ, पाइप्स के डिजाइन से लेकर सोडियम को हैंडल करने की प्रक्रिया तक सब कुछ देश के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित करना पड़ा। ये तो कमाल है। कलपक्कम का ये प्रोजेक्ट देश की उस वैज्ञानिक दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुद इस तकनीक को इजाद किया। Here's where it gets really interesting. मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति ये सोच सकता है कि अगर स्टेज 2 में नया प्लूटोनियम बन ही रहा है, हमारा क्लोज फ्यूल साइकिल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और देश के इंजीनियरों ने लिक्विड सोडियम जैसी खतरनाक चुनौती को भी पार कर लिया है, तो फिर इस कहानी को यहीं क्यों नहीं रोक दिया जाता? मतलब स्टेज 2 पर ही रुक जाएं। हाँ। हम सिर्फ इसी फास्ट ब्रीडर तकनीक के साथ ही ऊर्जा उत्पादन क्यों नहीं करते रहते? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लूटोनियम बनाना इस पूरे 3 स्टेज प्रोग्राम का अंतिम लक्ष्य कभी था ही नहीं। अच्छा, तो फिर लक्ष्य क्या है? प्लूटोनियम सिर्फ एक चाबी है, एक ऐसा टूल है जो भारत के असली खजाने का ताला खोलने वाला है, और वो खजाना है थोरियम। थोरियम। देखिए, भारत के पास यूरेनियम की तो कमी है, लेकिन थोरियम के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट है। मैंने पढ़ा था कि केरल में इसके काफी भंडार हैं। जी, खासकर दक्षिण भारत में केरल के तटीय इलाकों की रेत में, जिसे मोनाजाइट सैंड कहा जाता है, वहां थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडार छिपे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े? हाँ, ये भंडार इतना विशाल है कि ये सदियों तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो फिर एक बात बताइए, अगर हमारे पास इतना सारा थोरियम है तो सीधे उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया गया? सीधा इस्तेमाल? हाँ, मतलब इस पूरी लंबी और जटिल 3 स्टेज प्रक्रिया की क्या जरूरत थी? अगर थोरियम इतना ही कमाल का है तो उसे सीधा भट्टी में डाल के बिजली क्यों नहीं बना ली गई? क्योंकि थोरियम भी यूरेनियम 238 की तरह ही एक फर्टाइल पदार्थ है। वो फिसाइल नहीं है। मतलब वो खुद से नहीं जलता? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि थोरियम अपने आप में जलने लायक ईंधन नहीं है। इसे सीधे किसी रिएक्टर में डालकर आग नहीं लगाई जा सकती। ओके। इसे काम लायक बनाने के लिए एक बाहरी चिंगारी की जरूरत होती है। अगर इसे एक मैकेनिकल उदाहरण से समझा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि थोरियम एक ऐसे शानदार इंजन की तरह है जिसमें सारे गियर्स, पिस्टन्स और मैकेनिकल पार्ट्स बिल्कुल सही जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उसमें स्पार्क प्लग नहीं है। जब तक कोई चिंगारी नहीं मिलेगी वो विशालकाय इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और वो स्पार्क प्लग, वो चिंगारी कोई और नहीं बल्कि वही प्लूटोनियम है जिसे हमने इतने जतन से स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में पैदा किया है। ओहो, अब सब कुछ जुड़ रहा है। हाँ, कलपक्कम FBR का असली और अंतिम काम ही यही है। उस रिएक्टर के कोर में जब प्लूटोनियम जलता है तो उसके चारों ओर थोरियम का एक आवरण या कहें ब्लैंकेट लपेट दिया जाता है। अच्छा, थोरियम का ब्लैंकेट? जी। जब रिएक्टर चालू होता है और प्लूटोनियम से निकले हुए तेज न्यूट्रॉन्स उस थोरियम से टकराते हैं तो वो थोरियम धीरे धीरे एक नए आइसोटोप में तब्दील होने लगता है, यूरेनियम 233 या U233। मतलब फिर से वही एटॉमिक अल्केमी का जादू, थोरियम न्यूट्रॉन्स को सोखकर अपनी संरचना बदलता है और यूरेनियम 233 बन जाता है। बिल्कुल। और ये U233 कोई आम पदार्थ नहीं है, बल्कि ये एक बेहद शानदार फिसाइल मटेरियल है जो खुद जल सकता है। हाँ, यही वो असली सुपर ईंधन है जो भारत के भविष्य के स्टेज 3 रिएक्टर्स को चलाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में थोरियम यूरेनियम 233 फ्यूल साइकिल कहा जाता है। तो कलपक्कम का ये जो FBR है वो सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टेज 3 तक पहुंचने का इकलौता पुल है। इसके बिना थोरियम के विशाल भंडार रेत में पड़े कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, दुनिया भर के कई विकसित देश
थोरियम तकनीक को थ्योरी के स्तर पर समझते हैं, इस पे लैब में रिसर्च भी करते हैं। जी। लेकिन कल्पक्कम की सफलता ये बताती है कि इस तकनीक को असलियत में इंडस्ट्रियल स्केल पर लागू करने में भारत एक स्पष्ट लीडर है। So what does this all mean? अगर इन सारी कड़ियों को और स्रोत से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ है। ये पूरा 3 स्टेज प्रोग्राम भारत को विदेशी यूरेनियम के आयात पर जो निर्भरता है उससे हमेशा के लिए मुक्त कर देने का एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा आपने। ये एक ऐसे भविष्य की तरफ मजबूत कदम है जो पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम पर आधारित होगा। मतलब जब कोई देश अपने ही प्रचुर संसाधनों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने लगता है तो वो सही मायनों में ऊर्जा स्वतंत्रता या एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है। और इसका सीधा असर न सिर्फ भू राजनीति पर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हाँ, पैसों की तो भारी बचत होगी। बिल्कुल। जब ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता खत्म हो जाती है तो खरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। और एक और बात जी, थोरियम आधारित रिएक्टर्स बहुत सुरक्षित माने जाते हैं और इनका जो रेडियो एक्टिव कचरा होता है वो यूरेनियम के कचरे के मुकाबले बहुत कम समय तक खतरनाक रहता है। ये तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह के सस्टेनेबल रास्ते पर चलकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया के राजनीतिक संकटों के कारण देश को कभी अंधेरे में न रहना पड़े। ये सच में भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग महारत का बहुत बड़ा प्रमाण है कि दशकों की मेहनत के बाद आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां ऊर्जा की कमी की बातें शायद भविष्य के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी। जी हाँ। कल्पक्कम का ये कदम पूरी दुनिया के लिए क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहा है। ऊर्जा उत्पादन के भविष्य को यह तकनीक एक नया ही रूप दे रही है। सोचिए, एक ऐसी प्रणाली जो अपना खुद का ईंधन बनाए, अपने ही कचरे को रिसाइकिल करे और देश के सबसे प्रचुर संसाधन का इस्तेमाल करे, वो किसी भी देश के विकास के लिए एक अचूक हथियार की तरह है। और यही बात एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार को जन्म देती है। कैसा विचार? माना जाता है कि जो ऊर्जा कभी खत्म ना हो वही भविष्य है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का तो यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, अगर भारत का ये क्लोज्ड फ्यूल साइकिल अपने सबसे चरम पर पहुंच जाता है, जहां एक न्यूक्लियर रिएक्टर अपना बचा हुआ कचरा खुद रिसाइकिल करता है, उस कचरे से लगातार नया ईंधन ब्रीड करता रहता है और थोरियम के भंडार इतने विशाल हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होंगे, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में न्यूक्लियर एनर्जी ही दुनिया की सबसे बड़ी और असली रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बन जाएगी? अरे वाह, ये एक बेहद प्रासंगिक सवाल है ना? अगर कोई ईंधन प्रणाली खुद को दोबारा पैदा कर सकती है और एक अंतहीन लूप में काम कर सकती है तो तकनीकी रूप से वो रिन्यूएबल की परिभाषा के बहुत करीब पहुंच जाती है। क्या कल्पक्कम की इस जादुई ब्रीडर तकनीक से हम दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा की पूरी परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदलते हुए देख रहे हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो ऊर्जा के भविष्य को लेकर हमारी अब तक की सारी समझ को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। परमाणु विज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी चमत्कारों से जुड़े ऐसे ही कई और रहस्यों के साथ आगे भी नई चर्चाओं में उतरते रहेंगे।